हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो आप मेरे पीछे दिख रहे होंगे, ये स्पेशल आपको जो क्लासेस दी जा रही है वो स्पेशली जेएसएससी को पॉइंट ऑफ व्यू से दी जा रही है। जेएसएससी सीजीएल। दोस्तों, ये जो सेगमेंट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अभी तक जेएसएससी ने जितने सारे एग्जाम्स ली है और उन सभी एग्जाम में अगर जितना भी मैथ्स पूछा गया है वो सारे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो में आपको जो नाम होगा एग्जाम का, जेएसएससी झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022, ये रिसेंट के एग्जाम से मैं स्टार्ट किया हूँ, रिसेंट से। और ये एग्जाम कब हुआ था? 30/7/2022 को हुआ था दोस्तों। देखो ध्यान से देखिएगा, 30/7/2022 को एग्जाम हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त, और इसके क्वेश्चन के साथ साथ है ना, इसके साथ मैं इसका सॉल्यूशन भी लिया हूँ, लेकिन इसका देखना सॉल्यूशन कितना बड़ा है। ठीक है मेरे दोस्त, आपको एग्जाम में क्या करना है मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन इसके सॉल्यूशन पर बात जाना। इसका सॉल्यूशन पूरा डिफाइन किया हुआ पूरा तरीके से, आपको एग्जाम बनना नहीं होता नहीं है कि पूरा तरीके से काम करेंगे। तो आप बेसिकली क्वेश्चंस को पढ़ें ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका जो शॉर्टेस्ट अप्रोच होगा मैं वो बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करें मैं इस पर आपके बात करूंगा। तो दोस्तों चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर अगर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को। अगर आपको ठीक लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें, है ना मेरे भाई। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ आज के सेगमेंट को। और यह जो स्पेशल क्लास होगी हमारा जेएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि अभी चरम पर जो है बच्चे जो लगे हुए हैं वो खासकर जेएसएससी में लगे हुए हैं। और जेएसएससी में दोस्तों मैं बात करूं तो 20 क्वेश्चन आपको आने वाला है मैथ से, और 20 या 60 नंबर का प्रश्न, यानी 60 नंबर आपको मायने रखता है एग्जाम में। 20 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, यानी कि 60 मार्क्स आपको मैथ से है। और जो बच्चा अगर मैथ्स में थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया, कुछ नहीं सिर्फ अगर प्रैक्टिस सेशन को भी अगर कवर कर लिया, तो वह दोस्तों 20 में 17-18 तो आप ठीक करके ही आएगा। मैं इसके लिए दावा कर सकता हूँ। आपके एक आध क्वेश्चन हो गया कि मान लीजिए छोड़ दे किसी वजह से, लेकिन 17-18-19 क्वेश्चन हुआ आराम से कर लेगा, है ना मेरे भाई। मेरी प्रयास यही रहेगी कि आप 15+ यानी 17-18 के आसपास कैसे बनाएंगे। एक आध दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो थोड़ा सा फंसाएगा, तो उसमें मैं ये नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी टारगेट रहे कि 20 के 20 क्वेश्चन आपको ठीक करके भेजाऊँ, है ना मेरे दोस्त। तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को प्रारंभ करता हूं दोस्तों। और मैं देखना चाहूंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से दिए जाते हैं, और ये जेएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वरदान साबित होने वाला ये सीरीज। आइए तो हम लोग उठाते हैं दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, आइए बात करते हैं। क्वेश्चन सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या करा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है। तो दोस्तों आप क्या करो, यहाँ पर बना दो सीपी, ये हो गया एसपी, यह हो गया हमारा एमपी। ठीक है मेरे दोस्त, 40% अधिक अंकित किया मतलब यह 40% मोर है, ये 40% मोर कर दो। ठीक है मेरे दोस्त। अब ये बोल रहा है कि यदि जब अंकित मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है तो विक्रय मूल्य में 20% बढ़ जाता है। विक्रय मूल्य बोले तो कहाँ, यहाँ से यहाँ, ये विक्रय मूल्य बढ़ गया, 20% की वृद्धि हो जाती है विक्रय मूल्य में। ठीक है मेरे भाई। अब बोलता है कि लाभ दुगना हो जाता है। लाभ दुगना मतलब क्या, यहाँ पर वैल्यू और यहाँ पर वैल्यू आपका जो अंतर होगा उसी को लाभ बोलते हैं। एसपी बराबर होना चाहिए किससे, सीपी से होना चाहिए। दुगना हो जाता है कब, यदि अंकित मूल्य 65 रुपया है, प्रारंभिक अंकित मूल्य 60 रुपया है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य ज्ञात करें मतलब ये वाला निकालना है। तो देखो इस प्रश्न को आपको इतना आपको लगाने की आवश्यकता ही नहीं था। देखो सिंपली आप क्या करते मेरे भाई, जो क्वेश्चन कह रहा है मैं उस पर आपको बात कर रहा हूँ। हमें दिया हुआ है 65 रुपया, तो 65 रुपया अगर यह हुआ तो 100% क्या हो जाएगा, 400 रुपया। अब बोलो कैसे, 140 का मान 560, तो 560 को डिवाइड कर दो 140 से इंटू 100, तो कितना बनेगा, 400 बनेगा, नहीं बनेगा, तो 400 हमारा सीपी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब ये सोचो कि हमारे पास जो एसपी होना चाहिए, हमारे पास जो एसपी होना चाहिए मेरे भाई, वो सीपी से बड़ा होना चाहिए। देख रहे ना मेरे भाई, सीपी से बड़ा होना चाहिए और एमपी से छोटा होना चाहिए। उस केस में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना। ये दो ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए या तो ऑप्शन सी। अगर मैं ऑप्शन ए रख के देखता हूँ 500 रुपया, यहाँ पर मान लीजिए चेक करता हूँ 500 रुपया। ठीक है मेरे दोस्त, तो 500 रुपया रखता हूँ तो लाभ कितना हो जाएगा यहाँ पर, 100 रुपया। अब बताओ 400 में खरीदे हैं और बेचेंगे 500 में, तो 100 रुपया लाभ हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई, होगा बिल्कुल। अब उसी प्रकार से ये बोल रहा है कि लाभ में लाभ दोगुना होता है कब, जब 20% की वृद्धि कर दी जाती है विक्रय मूल्य में तब। तो बताओ जी कि 500 में अगर 20% बढ़ाते हैं, 500 में अगर हम 20% बढ़ा दिए, 20% की वृद्धि कर दिए, तो कितना हो जाएगा, 600 होगा कि नहीं होगा,
500 का 20% 100, जब 100 ऐड करेंगे तो 600 बनेगा, हाँ या ना बोलो। अब देखिए 400 में खरीदे हैं, 600 में बेच रहे हैं, तो 200 रुपये का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? अब बताइए ध्यान से, हमारे पास प्रॉफिट पहले 100 था, अब कितना हो गया 200, दुगना लाभ हुआ, लाभ दुगना हो जाता है। तो उस केस में हमारा आंसर कौन सेटिस्फाई किया? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। कोई समस्या किसी बच्चों को? ये ऑप्शन से मैं हीट एंड ट्रायल मेथड के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया, आप भी आराम से समझ गए होंगे मेरी बात को, ठीक है। और बाय द वे अगर आप चाहते हैं कि इसको पूरा तरीके से बना के दिखाएं तो फिर आप समझो तरीके से कैसे बनाएंगे। देखो इसका सॉल्यूशन देख पा रहे होंगे आप, इसका सॉल्यूशन पूरा आपको इतना लंबा दिया हुआ है जो कि एग्जाम में इतना करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। देखो इसका सॉल्यूशन देखो आप, इसका सॉल्यूशन आपको देखने का प्रयास करना। देखो इतना बड़ा सॉल्यूशन दिया हुआ, क्या आप इतना करेंगे एग्जाम में? ये सॉल्यूशन इतना अगर आप करने लगे तो फिर आप एग्जाम बहुत पीछे बढ़ जाएंगे, आप एग्जाम निकालना भूल जाएंगे दोस्त। तो यह हुआ हमारा क्या? कैलकुलेशंस, सिंपलेस्ट। लेकिन बात करता हूँ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं समझाना चाहूँ कि कैसे मैं जल्दी से बनाऊंगा आपको समझाते हुए, तो आप समझना ध्यान से दोस्तों। यहाँ पर कर दो सीपी, यहाँ पर कर दो आप सीपी, यह कर दो एसपी, यह कर दो एमपी, ठीक है मेरे दोस्त। यह 60 रुपये आपको दिया हुआ है, चलो मैंने मान लिया, तो ये 400 रुपया। अब इतना तो समझते होंगे 400 रुपये कैसे आया? 140% का मान 560 दिखाई दे रहा होगा, क्यों? क्योंकि 40% यह ज्यादा है, 40% ज्यादा। आपको पता होगा कि 40% का मान 2/5 होता है, 5 हमारा सीपी है, 5 + 2 7, 7 का मान आपके पास 60 रुपया है मेरे भाई, तो यह 80 गुना होगा। 80 गुना अगर मैं करता हूं तो यह कितना बनेगा? 400, तो 400 हमारा क्या बन जाएगा? सीपी बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब मान लीजिए हमें यहाँ आपको मालूम नहीं है कि कितना है, लेकिन यह तो बोल रहा है ना कि एसपी में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो 20% वृद्धि मतलब क्या? यहाँ से यहाँ कुछ रहा होगा वैल्यू, तो 20% मतलब क्या होता है? 1/5। तो अगर ये हमारा 5x है तो यह कितना होगा हमारे पास? 6x होगा। बोल दो हाँ होना, कुछ तो बोलिए। बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। अब जैसे ये समझ जाते हैं तो आपको इस सब का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आप सिंपली क्या करो, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, मैं आपको एलाबोरेट कर देता हूँ कैसे बनाएंगे। लाभ दुगना हो जाता है, इसका मतलब यह हुआ, यह 400 रुपया है, ये मान लीजिए अगर 400 रुपया है तो 400 तो आपका सीपी फिक्स है। तो लाभ कब होता है? जब आपका एसपी बड़ा हो सीपी से, अर्थात 6x - 400 यह हो जाएगा, और साथ ही साथ 5x - 400, 5x - 400 यह करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन लाभ दोगुना हो जाता है तो 2 से यहाँ पर गुना कर दीजिए। अब इसको जहाँ कैलकुलेट किए तो आपका आंसर आया। देखिए समझिएगा आपका आंसर कैसे आएगा मेरे भाई, आप समझना ध्यान से दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ये हमारे पास हो जाएगा 6x - 400, ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 10 10 मैं यहाँ पर कर दिया 10, 10x - 800। कोई समस्या किसी बच्चों को? 10 - 6 कितना बनेगा? 4x। अब माइनस इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? प्लस 800 - 400, ये 800 है ना मेरे भाई, माइनस इधर आ गया तो प्लस 800, 800 - 400 मतलब 400, तो x समान कितना बन जाएगा? 100 बनेगा, यानी x समान हमारे पास 100 बन गया। अब हमसे पूछा इसका प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है? प्रारंभिक विक्रय मूल्य है कितना आपका? 5x, इसमें 5 में गुना करो कितना से? 100 से, तो कितना आ जाएगा? 500, और यही आंसर हो गया हमारा। तो यह हुआ एक प्रोसेस आपका जो कि आपको एग्जाम में नहीं करना है ना, मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। लेकिन एग्जाम में शॉर्टेस्ट जो मैंने आपको हीट एंड ट्रायल बताया था उसका यूज करेंगे, जल्दी बनेगा क्वेश्चन। चलिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फटाफट नोट कर लें, और मैं बढ़ता हूं इसके अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चंस क्या है आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, अब देखो इसका सॉल्यूशंस की मैं बात करूं तो इसका सॉल्यूशन आप देख पा रहे होंगे बहुत लंबा आपको दिया है। आप इतना एग्जाम में आप करें तो बहुत लंबा समय लग जाएगा आपको सॉल्व करने में। आप देख लीजिए सॉल्यूशंस कितना है इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा। यह कह रहा है कि एक संख्याओं का औसत यह है। तो आपको पता होगा कि औसत जब भी निकालते हैं हम लोग दोस्तों तो सम बटा में नंबर होता है। तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे? एवरेज में नंबर से गुना करते हैं, जितने भी नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे एवरेज में गुना करेंगे, सम निकल जाएगा। तो अब समझिए दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक संख्याओं का औसत इतना है, मतलब x से गुना करेंगे, x में तो यह क्या बनेगा? x², और यह हमारे पास मैं आपको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। x में गुना करेंगे क्या बनेगा हमारे पास? x², y² और क्या दिया हमारे पास? zq बनेगा। उसके बाद क्या कर रहा है? y संख्याओं का औसत हमारे पास इतना दिखाई दे रहा है, x3, y एंड z², यह दिखाई दे रहा है। देखिए ध्यान से, यह क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से। यह मैंने समझाने का प्रयास किया कि एक संख्याओं का औसत इतना दिखाई दे रहा है, तो x²
आगे क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर जेड क्यू, वाई स्क्वायर जेड क्यू, ठीक है। वाई संख्याओं का औसत इतना है, तो एक्स क्यू, उसके बाद हमारे पास होगा वाई स्क्वायर और जेड क्यू, ये बनेगा। फिर जेड संख्याओं का औसत इतना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर वाई क्यू एंड ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। देखो कर मैं क्या रहा हूँ कि एक्स संख्या होगा तो एक्स में गुना करेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर बनेगा, वाई से वाई में गुना करो वाई स्क्वायर बनेगा, बाकी जो पहले से एक्स क्यू है और जेड स्क्वायर है उसको छोड़ दो एज इट इज। जेड संख्याओं का औसत इतना है तो जेड से जेड में गुना करेंगे, जेड स्क्वायर बनेगा। अब दोस्तों हमारे पास जो वैल्यू दिखाई दे रहा होगा इसका औसत, औसत कितना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये है ना। अब यहाँ से कॉमन निकाल दो आप, तो कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर निकालें, क्यों, क्योंकि सब में कॉमन है, देखिए ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन है, सब में है, तो यहाँ बनेगा जेड हमारे पास, यहाँ बनेगा यहाँ पर आपका जेड क्यू था, यहाँ पर आपका जेड स्क्वायर है ना बाबू, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूँ, यहाँ पर जेड स्क्वायर है, ये आपका जेड स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास एक्स जेड बचेगा, यहाँ पर क्या बनेगा एक्स बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा वाई बनेगा। नीचे दोस्तों हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर से इज द करेक्ट। फटाफट नोट करते हुए चलेंगे, आपको ज्यादा नहीं करना मेरे दोस्त। 20 क्वेश्चंस के लिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर अच्छे समझ जाते हैं तो इसके एक मोड को समझ जाएंगे। मोड मतलब क्या होता है कि आप एग्जाम का पैटर्न को समझ जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है ना। पढ़ने तो मैथ्स पढ़ने के लिए तो पूरा आपको बचा हुआ है ना, पूरा समय है, आप पढ़िए ना घर बैठे, लेकिन अभी एग्जाम में 20 क्वेश्चन को ठीक करना है, तो कम समय में आपको ये कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें। हमारी प्रयास ये है, पढ़ने के लिए आपके पास झारखंड है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, बहुत कुछ पढ़ना है, पेपर 2 का लैंग्वेज है, आपको सब कुछ पढ़ना है, लेकिन मैथ्स में उतना समय आपको वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको एक ही साथ कर रहा हूँ कि मैथ्स में 18-19 नंबर आपको, हम 18-19 क्वेश्चन आपको ठीक करवाने का मैं दावा लेता हूँ दोस्तों, जिम्मेदारी लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर समझिएगा, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ थर्ड के लिए। थर्ड क्वेश्चन समझना यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक महिला और एक पुरुष एक साथ काम करते हुए किसी निश्चित काम को 30 दिन में करते हैं। मतलब एक महिला और एक पुरुष, एक महिला और एक पुरुष किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, 30 दिन में करते हैं। उस कार्य को करने में उनकी कौशल क्षमता, कौशल मतलब एफिशिएंसी, तीनों 5 दिखाई दे रहा है, तो 3 यहाँ 5 यहाँ 8 हो जाएगा, 8 गुने 30 करेंगे कितना, 240 हो जाएगा, 240 काम हो जाएगा। तो पूछ रहा आपसे क्या कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर, 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो देखो एक महिला के लिए कितना है दोस्तों, देखो यहाँ पर लिखा हुआ कार्य करने में अनुपात दिखाई दे रहा है 3 और 5 का, तो महिला का अनुपात 3 होगा और पुरुष का अनुपात 5 होगा, तो 5 × 3 कर दो और यहाँ पर 3 × 5 कर देंगे, तो ये 15 और ये 15, 15 15 30, यानी 240 को डिवाइड कर दो कितना से, 30 से, कितना आ जाएगा 8, 8 इज द करेक्ट आंसर, 8 ऑप्शन में है, ये हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मैं ये क्यों ऐसे समझाया, आपको समझने का प्रयास ये करना चाहिए। देखो रूल पढ़े होंगे M1 D1 H1, M2 D2 H2, ये आपने पढ़ा होगा जहां ये पढ़ा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा कि कुल कार्य तो एक पुरुष और एक महिला मिलाकर इस काम को 30 दिन में करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप निकाल दो टोटल काम, टोटल वर्क कितना होगा, तो 5 और 3, चूंकि 3 और 5 का रेशियो दिखाई दे रहा है, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 गुने 30 करो, 240 हो जाएगा। तो 240 काम को करने में कितने हम लगा रहे हैं, तो 5 महिलाएं, तो 5 महिलाओं, महिला का कैपेसिटी कितना दिया है 3, और पुरुष का दिया है दोस्तों 5, तो 3 × 5 करेंगे, 15 इधर से 15 इधर से, 15 15 30 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 8 ही इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ नहीं करना, बेसिक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, आप आराम से कर लिए होंगे अब तक। ये देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। बहुत सारे बच्चों को मेंस्ट्रुएशन में लेकर दिक्कत होता है, मेंस्ट्रुएशन मतलब क्षेत्रमिति में। दोस्तों ये बोल रहा है एक शंकु का वक्र पे क्षेत्रफल, शंकु क्या होता है मेरे भाई, शंकु कुछ इस प्रकार से बनता है। शंकु के बारे में समझाता हूं आपको। शंकु यह होता है, अरे यार ये भी कभी कभी ऐसे ले लेता है ना।
देखो अगर मैं शंकु के बारे में बात करूं तो शंकु आप इससे मान सकते हैं, ये हमारा शंकु हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, शंकु में इसे हम लोग बोलते हैं रेडियस, इसे बोलते हैं एच और इसे बोलते हैं एल। एल बोले तो स्लैंट हाइट। दोस्तों एल निकालने का तरीका क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, ये एल निकालने का। अगर मैं इसका बात करूँ बात करता हूँ सी एस ए, या मैं बोलता हूँ इसको एल एस ए, दोनों में से कोई बोलेंगे समझना वही चीज़ है, एल एस ए। यह होता है पाई आर एल, ध्यान रखना। हिंदी बोलेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ। एल एस से बोले या सी एस से बोले, हिंदी बोलेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब आवरण का एरिया कितना होगा, तो पाई आर एल। ठीक है मेरे दोस्त। टी एस ए पूछेगा, टी एस से बोले तो टोटल सरफेस एरिया, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, अर्थात पाई आर अगर कॉमन निकालेंगे, पाई आर कॉमन निकालेंगे तो एल प्लस आर बनेगा। ये हमारा क्या बनेगा, टी एस से, मतलब टोटल सरफेस एरिया बनता है मेरे दोस्त। ठीक है मेरे भाई। और एक होता है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम बोले तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा क्या होगा, वॉल्यूम होगा। सिर्फ आपको रिकॉल करवा रहा हूं, मैं याद दिला रहा हूं आपको, ताकि एग्जाम में जाएं तो सब चीजें माइंड में सेव रहे कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम बोले तो आयतन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एल ऐसे बोलेगा मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पाई आर एल। टोटल बोलेगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बोलना है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है मेरे दोस्त। एल कैसे निकालते हैं, यह तरीका होता है। अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशंस के लिए। सॉल्यूशन देखना ध्यान से, सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे इसका। हमारे पास क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया मतलब पाई आर प्लस एल प्लस आर ले सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, या आर प्लस एल ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाई आर एल प्लस आर या आर प्लस एल कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका जो अनुपात है मेरे दोस्त वह कितना है, 5 और 9 का अनुपात है। 5 और 9 का अनुपात है। ध्यान से देखिएगा, एक शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिखाई दे रहा है मेरे भाई। तो दोस्तों एक बात बताना, क्या मैं इससे पाई आर हटा सकता हूं, ऑब्वियसली हट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा एल बटे में एल प्लस आर, और यहां पर 5 बचेगा। तो क्या मैं 5 प्लस, क्या मैं 4 कर सकता हूं इस 9 को। ध्यान से देखिए, अगर आप समझ पा रहे मेरी बात को तो आप समझना। अगर मैं यहाँ पर यह 5 था, यहाँ पर नीचे 9 था, मैंने 5 और यह 5 और 4 कर दिया, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। कैसे कोई दिक्कत हो जाएगा, यह 5 और यह 4 कर दिया, यह एल है, एल कर दिया, एल प्लस आर है, यह आर कर दिया। ठीक है दोस्त, और यह 5 है, मैंने 5 कर दिया। अब ये समझने का प्रयास करो कि एल का अगर मैं कंपेयर 5 से करता हूं तो एल यहाँ 5 है, तो आर के लिए क्या बचेगा हमारे पास, 4 बचेगा। बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। तो दोस्तों अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर यह ट्रायंगल में हमारे पास यह आर होता है, यह एच होता है और यह एल होता है, तो हमारे पास देखो ध्यान से देखिए, मैं एल सॉरी आर हमारे पास कितना है, 4, तो मैंने यहाँ पर 4 कर दिया, यह हो गया 4 हमारे पास। एल कितना है, 5, तो मैंने यहाँ 5 कर दिया। तो 5 या 4 दिया कितना होगा, 3 होगा। अरे ट्रिपलेट फॉर्म हो गया। ट्रिपलेट फॉर्म बोले तो आपको पढ़े होंगे 3, 4 और 5 इस समकोण त्रिभुज का साइड होते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो यह अगर हमारे पास जैसे ये हमने पढ़ा, जैसे हमने ये चीज़ों को देखा, बस तुरंत मन में एज्यूम हो जाना चाहिए कि यार ये तो सिंपली ट्रिपलेट फॉर्म पर है, कि हमने इसको कंपेयर करवा दिया। एल अगर 5 है तो क्या मैं एल प्लस आर को 5 प्लस 4 में कर सकता हूँ। एल का कंपेयर एल से किया, एल का कंपेयर एल से किया, तो यह जो बच रहा है हमारे पास, यह 4 बच रहा है, तो इस 4 को मैंने आर मान लिया। ठीक है मेरे दोस्त। और मैं समझता हूँ कि आप भी जानते होंगे, अगर यह 4 है और यह 5 है तो यह कितना बनेगा, 3 होगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा। तो हमसे यही तो पूछ रहा है कि शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई बोले तो एच, और त्रिज्या, त्रिज्या बोले तो आर। तो एच है कितना हमारे पास, 5, और त्रिज्या हमारे पास कितना है, 4। तो 5 और 4, 5 और 4, 5 क्या पूछ रहा है, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई बोला, सॉरी ऊंचाई बोला ना मेरे भाई। तो ऊंचाई आपको 3 लेना पड़ेगा ना मेरे दोस्त। मैंने ट्रिपल इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते, ध्यान से सुनिएगा। यह एल को ऊंचाई बोलते हैं, लेकिन कौन सी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, और इसको सिर्फ बोलते हैं ऊंचाई। तो हमसे पूछ रहा है सिर्फ ऊंचाई, ऊंचाई बोला है, तो दोस्तों हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 3 लेना पड़ेगा, 3। और बोला त्रिज्या, त्रिज्या कितना, 4, तो 3/4 इसका सही आंसर होगा। 3/4, 3/4 ऑप्शन में बी इज द करेक्ट। ठीक है। स्लेंट हाइट को भी बोलते हैं हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, लेकिन कौन सा ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। और एज को सिर्फ बोलते हैं क्या हम लोग, हाइट बोलते हैं, अर्थात ऊंचाई बोलते हैं। तो मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो यहाँ पूछा था कि एच और आर का रेशियो ज्ञात करें, तो ऊंचाई हमारे पास हो गया 3 और त्रिज्या हमारे पास 4 हो गया, तो रेशियो क्या बनेगा, 3 और 4 का आंसर लगेगा, और आगे बढ़ेंगे।
ठीक है मेरे दोस्त, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उठाता हूं। अब देखो इसको करने के लिए कितना आपको समय ले लिया, देख रहे हैं यहाँ पर पूरा तरीके से काम किया, उतना समय नहीं आपको एग्जाम में। तो ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था आपके पास, ये देख पा रहे होंगे, यह था, ओह माय गॉड, यह था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 के बाद मैं लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर आपके बोर्ड पर आ गया होगा। पांच नंबर क्वेश्चन, क्या आपसे बच्चों को दिख रहा है 5 नंबर क्वेश्चन? नहीं ले रहा ना, मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूं बट कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत करता है। देखिए समझिए क्वेश्चन 5 देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक लंब प्रिज्म, प्रिज्म समझते हैं, प्रिज्म और पिरामिड, मैं इसके बारे में आपको एक बता दूंगा अलग वीडियो में, समझाऊंगा डीपली आके। ये बोले एक लंब प्रिज्म का त्रिभुजाकार आधार है ना, और उसका परिमाप है 20, ठीक है मेरे दोस्त। तो उस त्रिभुज के आधार के अंतःवृत्त त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो इस प्रिज्म का आयतन 480 दिखाई दे रहा है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों, ऊंचाई कितनी होगी? तो मेरे भाई एक बात बताना, ध्यान से समझना, अगर ये प्रिज्म आपको त्रिभुजाकार दिखाई दे रहा है, तो त्रिभुजाकार कहने मतलब क्या है ना, कि अगर यह बेस अगर त्रिभुज है तो इसका डिप्थ इस प्रकार से भी अगर होगा तो ये भी आपका क्या होगा, त्रिभुजाकार ही बनेगा। मैंने कहने मतलब क्या हुआ, मैं कैसे समझाऊंगा आपको, इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक ट्रायंगल यहाँ बनाया, तो इसको हम लोग मिला देंगे, ठीक है मेरे दोस्त, ये मिला देंगे, तो इस प्रकार से ये जो फिगर बनता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रिज्म बोलते हैं। मतलब जो नीचे बेस होगा वही उसका ऊपर में बेस होगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर ये समझाने का प्रयास किया गया है कि मान लीजिए कि इसका बेस अगर मान लीजिए एक लंब प्रिज्म के त्रिभुजाकार आधार की परिमाप 20 है, परिमाप मतलब परिमाप क्या होता है, P 20 है, तो इसका एस कितना होगा, 20/2 यानी कि 10 होगा। एस क्या समझते हैं, एस बराबर क्या होता है, देखो अगर ये ए है, बी है, सी है, तो आपने पढ़ा होगा एस बराबर a + b + c/2, हाँ या ना। तो एस का मान परिमाप का ठीक आधा होता है, क्या उसका एस होता है। तो परिमाप अगर 20 है तो सेमी पेरीमीटर कितना बनेगा, उसका 10 बनेगा, सिंपली। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ दोस्तों, कि अगर परिमाप इसका 20 है तो एस कितना बनेगा, एस बोले तो क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, सेमी पेरीमीटर्स, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, 10 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब उसके बाद बोला कि अंतर त्रिज्या 4 है, त्रिज्या बोले तो दोस्तों यहाँ वाला यह वैल्यू आपका 4 दिखाई दे रहा है, यह 4 आपको दिखाई दे रहा है, ये रेडियस क्या दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, 4 दिखाई दे रहा है। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी, जबकि आयतन दिखाई दे रहा होगा। तो देखो प्रिज्म का आयतन जो होता है ना, वॉल्यूम अगर निकालना हो तो एरिया ऑफ बेस निकालते हैं इसको, और इसके हाइट से गुना करते हैं, किसका, वॉल्यूम निकालने के लिए, किसका वॉल्यूम, प्रिज्म का वॉल्यूम। जब भी अगर प्रिज्म का वॉल्यूम अगर आप निकालने जाएं तो जो भी टाइप का, जो भी इसका बेस, जो भी शेप का अगर इसका बेस रहेगा, किसका, प्रिज्म का, उसका एरिया निकाल लीजिए और उसके हाइट से गुना कर दीजिए, क्या निकल जाएगा, उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो मैं ये समझाने का प्रयास किया कि अगर इसका बेस अगर वह ट्रायंगल आकार का है तो मैं उसके पहले एरिया निकाल दूंगा, एरिया ऑफ बेस, और उसके हाइट से गुना कर देंगे कि वह कितना हाइट इसका ऊंचा है, उस हाइट से गुना करेंगे, क्या निकल जाएगा, मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर समझना है हम कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए जब उसकी अंत त्रिज्या दे रखी है तो याद रखना R = a/s का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात, और नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लो। R क्या करना होगा, a/s करना होगा। तो दोस्तों हमारे पास R तो दिया है, R कितना है, 4 है, तो मैं 4 रख दूंगा। a हमारे पास मालूम नहीं है, s तो मालूम है 10 रख देंगे, तो a का मान कितना बन जाएगा, 40, यानी एरिया निकल जाएगा। अब देखो ध्यान से, फटाफट, थोड़ा समय कम है इसलिए मैं थोड़ा फटाफट करने का प्रयास कर रहा हूं। यह समझाने का प्रयास किया आपको कि देखो जी R = a/s होता है। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो जान लो आप कि R = क्या होता है मेरे दोस्त, a/s होता है। यह क्या होता है आप समझिए ध्यान से दोस्तों। जैसे मैंने एक छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ किया और इसमें एक वृत्त बना दिया, एक वृत्त जो टच करता होता है, यह दूरी को हम लोग R बोलते हैं, और a होता है एरिया होता है, a को एरिया और s को सेमी पेरीमीटर। a मतलब एरिया, उस ट्रायंगल का एरिया, और s मतलब क्या, उस ट्रायंगल का जो भी पेरीमीटर है उसका आधा कर दो, s निकल जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो पेरीमीटर हमारे पास 20 दिया हुआ, मैंने उसका आधा कर दिया, 10 निकल जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर 10 कर दिए, हमें एरिया मालूम था नहीं, R तो मालूम है, R दिया हुआ हमारे पास 4 दिखाई दे रहा है, मैंने 4 कर दिया, तो a का मान हमारे पास कितना निकल जाएगा, 40।
ये आप मायने भी निकाल सकते थे पहले से। दोस्तों मैंने यहाँ पर जैसे 40 किया तो हमारे पास एच मालूम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ, वॉल्यूम कितना हमारे पास है 480, 480 यहाँ पुट करेंगे तो 40 से अगर मैं डिवाइड करूँ इसको तो 12 आ जाएगा, तो एच का मान 12, करेक्ट आंसर है 12, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपली आपको काम करना है, इसका एरिया निकालो, है ना, और हाइट से गुना करके वॉल्यूम आपको दिया उसे डिवाइड कर दो। मेन चीज आपको ये समझाना था कि ए बाई एस करके आप एरिया निकाल सकते हैं। चलिए वेरी गुड, एक बार रफ कर लें इसको फटाफट दोस्तों। किसी भी ट्रायंगल में मैं आपको थोड़ा सा चीज समझाना चाहता हूं। अगर आपका यह इस प्रकार से, अगर आप इस प्रकार से सर्कल ड्रॉ किए हैं तो यहां पर यह दूरी को हम लोग आर बोलते हैं, है ना मेरे दोस्त। और यह हो गया आपका, मान लीजिए ए है, यह बी है और यह सी है, ए हो गया, यह बी हो गया, सी हो गया। तो एस निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करेंगे। और एरिया अगर निकालना है, एरिया मतलब ए निकालना है, तो दूसरा याद रखना एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का इस्तेमाल करके एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आर के केस में अगर निकालते हैं तो आर अगर मान लीजिए निकालना पड़े बाई देवे, तो याद रखना ए को ऊपर रखना और एस को नीचे रखना, इससे डिवाइड करेंगे एरिया निकल जाएगा। या मैं ये भी कह सकता हूं कि ए इजकल टू आर इंटू एस होता है। यह तो आपका तरीका है ही, लेकिन मैं अगर रेडियस दिया हुआ है और एस भी मालूम चल गया है तो मैं उसको ऐसे भी एरिया निकाल सकता हूं। कोई समस्या किसी बच्चे को? हाँ, अगर यही मान लीजिए वृत्त हमारा बाहर से रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको यह वृत्त बना दिया इस प्रकार से, यह ट्रायंगल हो गया और इसके बाहर से वृत्त बना दिया, यह ए हो गया, यह बी हो गया और यह सी हो गया, यह ए, यह बी और यह सी। ठीक है मेरे दोस्त, और यहाँ से यह दूरी को हम लोग आर बोलते हैं, यह आर हो गया। तो आर इजकल टू दोस्तों यह क्या होगा, ए बी सी बाई में 4a। इस सब रूल को आप याद रखना, ए बी सी बाई में क्या बनेगा दोस्तों, 4a बनेगा, यह बनेगा आपका 4a। तो ये सब बहुत जगह पर आपको काम आने वाला है। तो कभी भी अगर बाहर सर्कल बनाएगा, बाहर से बनाएगा, तो कैपिटल आर कैसे निकालेंगे, तो ए बी सी बाई में 4a। ए क्या है दोस्तों, एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं मैंने जस्ट समझाया। तो आप इसी चीज को नोट करते हुए आगे बढ़िएगा, आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मौका मिल पा रहा होगा। आइए दोस्तों, हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे थे। 6 में क्या बात कर रहा था कि देखो यदि 9 क्रमागत संख्याओं का पूर्णांकों का योग दिखाई दे रहा है, योग है, योग समझ रहे ना, सम दिखाई दे रहा है, और एस के पदों में उसका 8वां टर्म पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे मेरे भाई कि अब देखो कोई भी संख्या बना दे, जैसे x हो गया तो अगला x + 1 होगा, अगला x + 2 होगा। अब देखिएगा तीसरा है तो 2 लिख रहे हैं, दूसरा है तो 1 लिख रहे हैं, जितनी संख्या उस समय से 1 कम लिख रहे हैं। तीसरा है, तीसरा टर्म है तो 2 लिख रहे हैं, दूसरा है तो 1 लिख रहे हैं। तो उस प्रकार से मान लीजिए हमसे पूछ रहा है 9 पदों का, तो x + 8 होगा अंतिम पद हमसे, है ना। अगर मैं सबको जोड़ता हूँ तो सबको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 9x बन जाएगा और 8 9 72/2 मतलब 36 हो जाएगा। और ये हमारे पास s दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर s कर दीजिए। अब देखो 1 2 3 आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, 8 × 9 कर दो, जितनी भी संख्या जोड़ना है उससे एक बढ़ जाओ, 2 से डिवाइड कर, 2 चौके 36, 9 चौके 36 आ जाएगा, 2 चौके 8, 9 चौके 36, आप यहाँ पर 36 कर दीजिए। क्या कोई डाउट किसी बच्चे को? अब देखो 9x इसका क्या हो जाएगा, s - 36 हो जाएगा हमारे पास, तो x का मान हो जाएगा s - 36/9 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। अब हमसे कह रहेगा कि 7वां निकालो, तो 7वां निकालने के लिए क्या करना होगा, 7वां निकालने के लिए आपके पास कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, x प्लस क्या करना है, सॉरी 8वां निकालना है, तो x + 7 कर दो। तो x का मान हमारे पास s - 36/9 हो जाएगा। या मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से कर लिखना चाहूँ तो मैं दोस्तों इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि s/9 - 4 कर सकता हूँ, हाँ या ना। तो दोस्तों s/9 हो जाएगा -4 और ये +7 हो गया, तो s/9 और 7 - 4 +3 हो जाएगा, मतलब s + 27/9 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। फटाफट नोट कीजिएगा, थोड़ा सा वही काम करना था यहाँ पर दोस्तों, क्या कि आपको x का मान निकालना था, x का मान निकालकर 8वां टर्म निकालने के लिए बोल रहा है, इसका 8 टर्म निकालो, कितना होगा, तो 8वां टर्म जो होगा वो x + 7 होगा। x का मान आपने निकाल लिया है, इसी को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 था। 6 के बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 यह कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति 3 व्यक्ति ए बी सी जिनका वेतन इतना है मिलाकर, ए बी और सी, ए बी और सी का, ठीक है मेरे भाई, 75 85 और
इतना परसेंट 80% खर्च करते हैं, 75, 85 और 80% खर्च करते हैं, सबके सब परसेंटेज में है। ठीक है, उनकी बचत दिखाई दे रहा है 8, 9, 20, 8, 9 और 20 दिखाई दे रहा है बचत। ठीक है मेरे भाई, तो उनका सी का वेतन मतलब इसका वेतन निकालना है हमें। तो मेरे एक बात बताना समझें यहाँ दोस्तों, ये आपको रेशियो में आपको दिखाई दे रहा है 75% मतलब क्या ना होता है 3/4, समझिए ध्यान से 3/4। तो 4 में से 3 अगर वो खर्च किया तो बचा कितना, एक का मान 8 तो 4 का मान 32, यहाँ 32 पुट कर दो सिंपली। उसी प्रकार से 85 का मतलब कितना होता है, 85 मतलब बोलो 17/20, 20 रुपये कमाया 17 रुपये खर्च किया तो बचाया कितना 3 का मान 9 तो 1 का मान 3 तो 20 का मान कितना हो जाएगा 60 सिंपली। उसी प्रकार से 80 मतलब कितना होता है दोस्तों 4/5, 5 रुपया बचाया 5 रुपये कमाया 4 रुपये खर्च किया बचाया कितना 1 का मान 20 तो 5 का मान कितना हो गया 100। बस ये आप पुट कर दिए, आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन। अब दोस्तों आप चाहो तो इसको ब्रेक करो, नहीं चाहो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे भाई एक बात बताना, मैं अगर छोटा करना चाहूँ तो यह बनेगा 4 से कटेगा, मैं 4 से कट करता हूँ तो ये 25 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा और ये आपका 8 आएगा। 4 से कट करने के बाद 4 से मैंने कट कर दिया इतना आ जाएगा। तो 25, 5, 30, 10, 40 और 8, 48। बात समझिएगा ध्यान से, 25, 5, 30, 10, 40 और 8, 48। इसी 48 यूनिट का मान आपको दिखाई दे रहा है कितना 1,44,000, 1,44,000 आपको दिखाई दे रहा है। 48 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा आपका 300 आ जाएगा, 300 आएगा। 300 से गुना करो 25 में कितना आ जाएगा 7500। 7500 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर 75,000 है ना। अच्छा 3 जीरो दिखाई दे रहा था, यहाँ पर 3 जीरो आ जाएगा तो यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फटाफट नोट करते चलिएगा, बस आपको ये रेशियो निकालना था और आगे बढ़ना था। टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 के बाद मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के लिए। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर, यह 8 आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर। दोस्तों 8 में क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 5, 1, 5, 9, 8, 81, 85 दिखाई दे रहा है ये आपको, और लास्ट 89 दिखाई दे रहा है। मतलब आपको दिखाई ध्यान से सीरीज पकड़िएगा, सब के सब कॉस में है, कॉस स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर 5, कॉस स्क्वायर 9 और इस प्रकार से कहाँ तक है कॉस स्क्वायर 89 तक है। ठीक है मेरे भाई, इस सब के सब कॉस में दिखाई दे रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। बस बन गया क्वेश्चन। अब ये देखो ध्यान से कि कॉस स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर 89 1 होगा क्या, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर 1 हो गया और इसको अगर मैं बदलूंगा तो साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका 1 बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर यह चीज़ अगर लिखना चाहूँ, ओ गॉड, अगर मैं लिखना चाहूँ दोस्तों तो देखो कॉस स्क्वायर 1 हो गया, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ कॉस स्क्वायर 90 - 1 तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो कॉस स्क्वायर 1 डिग्री और कॉस 90 के संपर्क में आया तो साइन बनाता है, तो साइन स्क्वायर 1, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का मान कितना हो गया आपका 1 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से पेयर लगाइए, 1 के साथ 89 आएगा तो 5 के साथ क्या आएगा 85 आएगा, 85 भी होगा यहाँ पर है कि नहीं 85, 9 के साथ क्या आ जाएगा 81 आएगा। तो ये पेयर में आपको दिखाई दे रहा है, मतलब 2 टर्म मिलकर आपको एक बना रहा है, 2 टर्म मिलकर एक बना रहा है। तो हमारे पास कुल टर्म कितने हैं उसके बारे में समझो आप। तो दोस्तों आप बताना कि स्टार्टिंग कहाँ 1 से और लास्ट 9 से, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा में डिफरेंस प्लस 1, ये आपको n निकालता है, रूल याद रखिएगा। तो 89 - 1 88 और अंतर कितना का है, सबको 4 का अंतर है, 4 + 1 तो 22 हो जाएगा, 22 और 1 23 बनेगा। तो 23 में कैसे पेयर बनेगा दोस्तों, तो 23 में आप क्या करेंगे दोस्तों 22 + 1 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि एक टर्म ऐसा होगा जिसका कोई पेयर नहीं बनेगा, कौन सा होगा, तो कॉस स्क्वायर 45। क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ना सब के सब आपको ओड में आ रहा है ना बाबू, तो कॉस स्क्वायर 45 का कोई पेयर नहीं बन पा रहा होगा। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन 22 का पेयर बन रहा होगा, तो 2 टर्म मिलकर 1 अंक, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11, मतलब 11 इधर से, और कॉस स्क्वायर 45 का मान कितना होता है 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2, मतलब 11 1/2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में डी इज द करेक्ट।
देखो ट्रिग्नोमेट्री अगर आप नहीं पढ़े हैं थोड़ा, तो मैं वीडियो अपलोड किया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, आप उसे जरूर देखेंगे। उसे देखने के बाद अगर यहाँ पर काम करेंगे तो बड़ा आसानी से काम कर पा रहे होंगे, कोई समस्या नहीं है। मैंने आपको इतना लिख भी दिया, एग्जाम इतना में नहीं करता मैं। एग्जाम में सिंपली यह करता कि देखो 1 से लेकर 89, मतलब 89 माइनस 1 88/2 मतलब कितना, 89 माइनस 1 88, 88 में लिखता और यहाँ पर क्या करता 4 से डिवाइड करता, तो 22 + 1 23 हुआ। तुरंत ब्रेक करते हैं इसका, 22 और 1 11, 22 का आधा कर 11, और यह आपका कौन बचेगा आपका cos स्क्वायर 45। तो cos स्क्वायर 45 का जो मान होगा दोस्तों इसका 1/2 निकलेगा स्क्वायर करने के बाद। बस टिक लगाते आंसर बढ़ते। एग्जाम में समय बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको शॉर्ट करके आपको चीज़ों को क्लियर करते चले। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर देखिएगा, यहाँ पर देखो कितना सोल्व किया है, इतना सोल्व करने में टाइम नहीं है आपके पास। क्वेश्चन 9 देखिएगा, 9 में कह रहा है हमारे पास क्या, ये तो बहुत सिंपल है। आप करो यहाँ पर देखो a स्क्वायर ले लो, 3 दूनी के 6a हो जाएगा दोस्त यहाँ पर, और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर 9 ले लेंगे। सेम उसी प्रकार से b स्क्वायर और 2 दूनी के 4, ये 4b हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, यह हो जाएगा, और यहाँ पर 0 कर दो। तो मेरे भाई एक बात बताना, आप बोलेंगे सर यह आपका जो 13 दिखाई दे रहा था वो कहाँ चल गया, तो वही 13 को मैं ब्रेक कर दिया 9 और 4 में। आप बोलेंगे सर 9 4 ही क्यों लिए, 10 3 क्यों नहीं लिए। दोस्तों हम लोग यहाँ से पकड़ते हैं, ये जब ब्रेक करेंगे तो 2a और b निकलेगा, तो 2 3 6 न बनेगा, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 कर दिए हैं। ठीक है, उसी प्रकार से 2b करेंगे तो यहाँ 2 बनेगा, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 बन गया, तो 9 और 4 कितना बनेगा 13 बनेगा। तो सेम उसी प्रकार से आपको समझना यहाँ पर यह होता है मेरे भाई कि आपको बस एलाबोरेट करने के लिए जल्दी जल्दी आपका रूल चलना चाहिए दिमाग में। तो यहाँ पर आ जाएगा a + 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर b + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा मेरे दोस्त = 0। तो a का मान -3 हो जाएगा और b का मान -2 हो जाएगा। हमारे पास क्या पूछा था a + b, मतलब -3 और -2 हो जाएगा। a का मान -3 -2 यह बोला है। तो ऊपर तो हो गया हमारे पास -5 माइनस प्लस, मतलब क्या हो जाएगा -1 कट के आपका 1, 5/1 मतलब 5 इसका आंसर होगा। 5 ऑप्शन में है क्या, 5 किधर है, 5 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन 9 देखें हम लोग, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आप सिंपल क्वेश्चन आप अपने से भी डिस्कस कर सकते हो। 5 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा देखे हम लोग, 9 देखे थे ना, हाँ 9 देखे थे। अभी देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 मीटर पूर्व, यह हुआ आपका 15 मीटर पूर्व की ओर जाता है और फिर वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ता है मतलब इधर जाता है, इधर रीजनिंग वाला क्वेश्चन हो गया। फिर वह बाएं मुड़ता है और चलता कितना है 5√3 चलता है, 5√3 चलता है। ठीक है, और 120 मीटर दाएं मुड़ता है, 120 मीटर दाएं, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री बनाएगा दोस्तों, और यहाँ से दाएं मुड़ता है कितना 120, तो 90 यहाँ हो गया और 30 यह हो गया, तो 120 बन जाएगा। ये 90 डिग्री और यह 30 डिग्री, 120 बन गया। तो दोस्तों यह चलता कितना आपका है दाएं मुड़ता और 10√3 चलता है, यह 10√3 मैंने यहाँ पर कर दिया, 10√3 चला दिया। ठीक है मेरे दोस्त, और फिर वो 120 दाएं मुड़ता है। तो यहाँ जाने के बाद आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ जाने के बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार से बन पा रहा होगा, और यह 90 डिग्री और यह फिर आपको 30 डिग्री मुड़ेगा, तो इस प्रकार से आएगा। और फिर कितना चलता है दोस्तों, तो 10√3 चलता है, तो यह 10√3 आपका चल गया। बाप रे, इतना क्वेश्चन घुमाया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आरंभिक बिंदु से उसकी कितनी दूरी है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको मिला देता हूँ, सपोज ये मैंने मिला दिया, ठीक है मेरे भाई, ये मैंने मिला दिया, और मैंने सपोज इसको मिला दिया होता है ना, और इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर समझिएगा, यह 5√3 दिखाई दे रहा है हमारे पास। यह जो है आपके पास ये वाला वैल्यू, ये हमारे पास 5√3 है। ओहो, 5√3 ये वाला वैल्यू है, तो ये भी कितना हो जाएगा 5√3, बोलिए नहीं, ये 15 है तो ये भी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये 10√3 है तो ये भी कितना हो जाएगा 10√3 हो जाएगा, ये 10√3 तो ये भी 10√3 हो जाएगा। सिंपली लॉजिक पर था वो क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि आप देखिएगा 5√3 यह हो जाएगा और यह 15 है, ये आप इसको भी स्क्वायर करके देखते हैं, तो 10 का स्क्वायर कितना बनेगा मेरे दोस्त, 10 का स्क्वायर 100, और 100 तो यह 300 ये बन जाएगा, और यहाँ 5 के 125 थे 75 घटाएंगे तो 225 आएगा। 225 15 के स्क्वायर के बराबर आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। तो ये 15 हुआ तो यही 15 हो गया,
ये 5√3, ये भी 5√3, ये 10√3, ये भी 10√3। तो आपसे पूछ रहा है क्या आरंभिक दूरी मतलब ये दूरी कितना होगा, तो यह और ये दोनों पैरेलल से बराबर होंगे। आंसर क्या टिक मारेंगे, 10√3 ऑप्शन में है, ऑप्शन में डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन हो गए मेरे भाई, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस क्या है, ये लास्ट पेज है और लास्ट पेज को मुझे समझना है दोस्तों। देखो लास्ट पेज में कुछ ऐसा है नहीं, मुझे लगता है कि आप इसको आराम से काम कर पा रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूं सिर्फ आपको शॉर्ट में करके। ओहो, कहीं नहीं लेता है कभी कभी। कभी कभी जूम नहीं होता है ना, खैर कोई नहीं, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर ही समझाने का प्रयास करूँगा जल्दी से आपको, क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है। ओह सॉरी, नहीं छोड़ दे, नहीं हो रहा तो समझिए, क्वेश्चंस को समझिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, इसका लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें तो सिंपल आपको देखने से ही लग रहा है, 5 6 11 माइनस 3 8 हो जाएगा, 9 6 15 माइनस 8 7 हो जाएगा, एक हटा दिया तो सिंपल आपका काम कर लेंगे, एक हटा के दिया। सीरीज आप पकड़ेंगे तो सीरीज आप पकड़ लीजिएगा, नंबर सीरीज में दिखाई दे रहा है कि 8 और 16 24 हो जाएगा, 24 और 16 40 हो जाएगा, 40 और 24 कितना 64 होना चाहिए, है कितना 62, गलत है, यहाँ पर 64 होना चाहिए। इसको बोल रहा था कि इसका गलत चुनिए, तो गलत चुनना आपको बहुत अच्छे से आता है दोस्तों, है ना। देखो क्वेश्चंस में आपको यह कह रहा है कि देखो 8 है, 16 है, 24 है, 40 है, 62 है, 104 है और 168 है, गलत चुनना है। तो इन दोनों को जोड़ के यह किया हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 64 आना चाहिए ना, लेकिन दिया कितना आपका 62 है, इसलिए मैंने इसको गलत कर दिया। और चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज को उठाता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन। यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि x ग्राम नमक में 30% सॉल्ट है, मतलब यहाँ पर मैंने सॉल्ट ले लिया और यहाँ पर हमने वाटर ले लिया, ठीक है मेरे भाई। और ये कह रहा है दोस्तों कि फिर घोल में नमक की मात्रा 80% बनाने हैं। 80% मतलब क्या होता है दोस्तों, अच्छा ये 30% नमक दिखाई दे रहा है, 30% कितना होता है, 30% मतलब मेरे दोस्त 3/10 हो गए, 3/10 हो गए, तो 10 में से अगर 3 यह तो बचा कितना आपके पास 7। एक नमक के घोल में 30% नमक है, 30% नमक है, मतलब 10 लीटर का अगर मिश्रण है तो 10 में से 3 अगर सॉल्ट होगा तो बचा कितना आपके पास 7 वाटर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़िएगा, उसके बाद क्या करा कि हमें नमक की मात्रा को 80% करना है, नमक की मात्रा को 80% करना है। तो 80 मतलब क्या, 80 मतलब होता है 4/5। तो 4/5 मतलब क्या कि 5 अगर टोटल मिश्रण है तो 4 सॉल्ट हो गया, तो बचा कितना होगा, बस 1 बचेगा, ठीक है मेरे दोस्त। हमसे पूछ रहा क्या कि 100 ग्राम नमक मिलाया जाता है, मतलब नमक मिलाया जाता है, पानी की मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। देखिए इसमें क्या करना होता है ना कि हम लोग को पकड़ना होता कि कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ पर वह चीज़ है जिसमें आपको मिलाया नहीं जाता है या नहीं निकाला जाता है। यहाँ पर मिलाने की बात करें नमक का, तो नमक की मात्रा पर प्रभाव पड़नी चाहिए, पानी की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़नी चाहिए थी। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, अगर ये हमारे पास 3 है या 4 है तो बढ़ा कितना आपके पास 1 बढ़ा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ नहीं बढ़ी है, जो चीज़ नहीं बदला है, उसको इक्वल कर ले। तो कैसे इक्वल करेंगे, देखो यह 7 है, यह 1 है, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर क्या से गुना करेंगे, 1 से, और यहाँ पर गुना करेंगे 7 से। तो यह 7 से यहाँ पर गुना करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा कितने, बस 28 बन जाएगा, और यह कितने बन जाएगा 7 बन जाएगा। अब मिलाओगे इसको, अब मिलाएंगे। तो दोस्तों अब समझना यहाँ पर क्या कि हमारे पास पहले पानी थे 3, अब हो गया 28, तो बढ़ा कितना आपके पास 25 बढ़ गया। तो यहाँ पर हमने कर दिया 25, यह कर दिया 25, ये 25। अब ये 25 यूनिट का मान आपके पास दिखाई दे रहा है कितना आपका 100 ग्राम हो गया, 100 ग्राम। तो 25 का मान अगर 100 ग्राम है तो 1 का मान कितना हो जाएगा 4 ग्राम। बोलिए हाँ या ना, 4 ग्राम होगा कि नहीं होगा। हमसे क्या पूछ रहा दोस्तों कि x की मात्रा मतलब शुरुआत में कितना था, तो 7 तो 3 10 ही ना था जी, 10 में 4 से गुना करो कितना आ जाएगा 40। 40 ऑप्शन में है क्या, 40 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक मेरे भाई। देखो यहां से हमने क्या किया कि जो x था उसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, ये 30% था तो ये 70% हो जाएगा, है ना। अब सॉल्ट को मुझे 80% करना है, तो ये 4 होगा, तो 5 में 4 अगर ये हुआ तो बचा हमारे पास कितना 1 हुआ। हमें ये देखना है कि कौन सा टर्म नहीं बदल रहा है। तो नमक मिला रहे हैं
तो नमक की मात्रा बदलेगा, पानी आपका एज इट इज रहेगा। तो पानी यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 था, मैंने 7 से यहाँ गुना किया, सॉरी 1 से यहाँ गुना किया, 7 से यहाँ गुना कर दिया। तो जितना से यहाँ गुना करेंगे उतना से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, 7 28 हो जाएगा। अब देखो सॉल्ट हमारा शुरू में 3 था, अब हो गया 28, तो बड़ा कितना 25, 25 का मान 100, तो 1 का मान 4 हो गया। हमसे पूछा शुरुआती कितना मिश्रण था, तो शुरुआती मतलब 7 और 3 कितना बन जाएगा 10, 10 में 4 करो कितना आ जाएगा 40। दोस्तों मैं थोड़ा आज फास्ट करने का प्रयास किया इसलिए ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने। और जैसा आप प्रतिक्रिया देंगे, अगर आप मेरे से चाहते हैं कि आप थोड़ा स्लो पढ़ाएं और धीमे धीमे पढ़ाएं, धीरे धीरे पढ़ाएं, तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करें अपनी समस्या क्या कि आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। मेरी प्रयास यही रहेगी कि आपको शॉर्ट में पढ़ाते हुए आगे बढ़ो। तो ये आपका कुछ स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से नोट कर लें। और एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है बनाया हुआ क्वेश्चन से आप आराम से बना सकते हैं। ये बोल रहा है कि मानक मॉड्यूलेटर में बनी ईंट की दीवार की मोटाई लगभग कितना होता है। तो दोस्तों ये पता होना चाहिए कि मानक मॉड्यूलेटर की लंबाई जो होती है मोटाई 194 सेंटीमीटर होती है, और उसको 2.5 से गुना करेंगे तो हमारे पास बनेगा क्वेश्चन कितना दोस्तों। देखो मानक मॉड्यूलेटर ईंट की लंबाई या मोटाई जो होती है 194 mm होती है। mm में अगर बात करें तो 194 होती है, ठीक है मेरे दोस्त। और अगर 194 को आप गुना कर दो कितना से 2.5 से, चूंकि 2.5 mm सॉरी क्या बोलता है, एक मानक मॉड्यूलेटर बने 2.5 ईंट मतलब 5/2 से गुना कर दो, तो ये कितना आ गया था आपका दोस्तों, ये आ जाएगा 970 बटे में कितना 2 आ जाएगा, मतलब 485 आ जाएगा, ये बन जाएगा। उसके बाद पूछा है क्या कि दीवार की मोटाई लगभग कितनी होती है, सेंटीमीटर में निकालनी है, ठीक है मेरे दोस्त। तो mm से सेंटीमीटर में अगर जाना होगा तो कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग दोस्तों, 25.4 से डिवाइड करते हैं, तो यह हमारा लगभग कुछ आ जाएगा 19.085 इंच आ जाएगा। तो यह आपको सिंपल है याद रखना है कि एक मानक मॉड्यूलेटर ईंट की जो मोटाई होती है 194 सेंटीमीटर होती है, तो वहाँ से 2.5 ईंट का निकाल दीजिएगा तो इतना निकल जाएगा, और उसमें 25.4 से अगर डिवाइड करते हैं तो वो चीज़ें किस में आ जाएगा, इंच में आ जाएगा। mm से अगर इंच में जाना हो तो 25.4 से हम लोग डिवाइड करते हैं, और जो भी आता हुआ इस प्रकार से वैल्यू निकल कर आ जाता है। तो दोस्तों आज मैं थोड़ा सा फास्ट जरूर पढ़ाया हुआ होगा, लेकिन देखो क्वेश्चंस का लेवल को मैं समझते हुए प्रयास यह किया है कि आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं हो, लेकिन फिर भी कुछ एडिशनल चीज़ें मैं ऐड करने का प्रयास किया हूँ। तो ये वीडियो हो सकता है आपको लंबा हो गया होगा, लेकिन मैं अगली क्लास में या अगली वीडियो में मेरी प्रयास यही रहेगी कि मैं इस वीडियो को जितना शॉर्ट कर सकता हूँ आपके लिए उतना मैं करूँ, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलता फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच गाइस।